नमस्कार, रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ, जो भी दर्शक हमसे जुड़ेंगे इस शो के दौरान। और आज जो शख्सियतें, अजीम शख्सियतें हमारे साथ हैं, हमारे दरमियान हैं इस शो में, जाने-माने लेखक, लेखिका, एक दूसरे की पूरक, डॉक्टर प्रताप सहगल और डॉक्टर शशि सहगल। तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हम डॉक्टर प्रताप सहगल और डॉक्टर शशि सहगल जी का। नमस्कार काजल। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैम बहुत नहीं अच्छा आई है अभी हूँ। स्क्रीन पे। मैम कहाँ रह गई? मैम मैम का कहाँ भी गई? इंतजार कर मैम का भी इंतजार कर रहे हैं कि मैम भी आ जाए तो हम लोग स्टार्ट करें इस कॉन्वर्सेशन को। मैम आ गई आ हैं? गई आ गई आ गई आ जी गई। जी, मैम आ गई हैं। कैमरा में नहीं आई, आ नहीं पाई अभी। कुछ। कुछ टेक्निकल, हाँ हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे नेटवर्क का इश्यू हो गया है वहाँ पे, मेरे ख्याल से। चलिए सर, तब तक हम आपकी जो जर्नी है उसके बारे में, क्योंकि हमारा जो ये आज का शो है, इसमें हमारा यही होता है कि जो यंग थिएटर्स या यंग लोग जो परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए हैं या राइटिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आपकी, वो जर्नी हम चाहेंगे आप उनसे शेयर करें। और ये भी, जी जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज सर मेरी बिल्कुल आ आवाज, रही है, बस उनका फोटो नहीं। हाँ हाँ। जी सर। बिल्कुल आ रही तो है हम आवाज। हम चाहेंगे, और मैं ये भी चाहूंगी कि डॉक्टर शशि सहगल जो अपने आप में एक बड़ा नाम है, एक जानी मानी लेखिका है, और आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम ये भी चाहेंगे कि आप एक दूसरे से कैसे मिले और आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हम लोग मिले 1971 में। जी और तब 1970 में मैंने एमए किया था। इन्होंने भी 1970 में एमए किया था। जी। और मैंने इनको पहली बार एक बस में देखा था। तो आगे बैठी हुई थी, मुझे पता नहीं था कौन है कौन नहीं, मुझे लगा कोई बहन छाप लड़की है। जी। तो कोई आकर्षण नहीं हुआ। हाँ। और धीरे धीरे हम लोग, फिर पता लगा कि हम लोग एक ही क्लास में थे, एमलेट में। जी। तो एमलेट में जाके पता लगा, अरे ये भी उसी में है, मैं भी उसी में हूँ। एमए के बाद एमलेट करना पड़ता था उन दिनों। लेकिन हुआ ये कि मुझे नौकरी मिल गई और मैंने एमलेट छोड़ दिया करना, और उसके बाद मैंने सीधा पीएचडी ज्वाइन कर ली। ये अभी एमलेट कर रही थी। तो ऐसे ही बात करते करते एक दिन लाइब्रेरी में खड़ी हुई किताबें अपना वापस कर रही थी। तो वो फिल्मों में नहीं होता है, किताबें गिरती हैं और हीरो उठाता है और फिर हाथ में पकड़ाता है, हाथ से हाथ टकराते हैं। तो ऐसा कुछ जी नहीं हुआ। जी। तो मैंने तो मैंने कहा कि भाई आप, मैं खाली था उस वक्त, शाम को नौकरी करता था, मेरा इवनिंग कॉलेज था। तो मैंने कहा भाई कॉफी पीने चलेंगी? तो इन्होंने कहा, इन्होंने फौरन हाँ कर दी। तो हम लोग कॉफी पीने गए, तभी मेरे दोस्त थे वो भी आ गए वहां पर। तो हम तीन लोग जो है कैफे में, वहीं यूनिवर्सिटी के कैफे में कॉफी पीने गए। और फिर बातें होती रहीं। उसके बाद एक दो मुलाकातें और हुई। अब एक दो मुलाकातें हुई हो और हुई, तो हमें धीरे धीरे, मुझे रहस्य का बाद में पता चला कि इन्होंने किसी को डींग मार रखी थी, अपनी सहेलियों में मार रखी थी कि मैं तो उस मुंडे ਨੂੰ फसावांगी जिन्हें एमए ਜਿਹੜਾ एमए चो टॉप करेगा। आई वॉज द टॉपर दैट ईयर। तो अब मुझे क्या पता था कि ये सारा षड्यंत्र के तहत हो रहा है। और इनको मौका मिला कि मैं खुद ही ये उसमें आ गया, शिकंजे में, उनके जाल में फंस गया। और इस तरह से हम लोगों की मुलाकातें बढ़ने लगी। उन दोनों एक फिल्म प्लाजा में चल रही थी, ब्लो हार्ट ब्लो कोल्ड। तो मैंने उसके दो टिकट ले लिए। मैंने कहा भाई फिल्म देखने चलोगी? तो छूटते ही इन्होंने कहा कि और कौन कौन चलेगा। तो दैट वाज क्लियर कि कोई और साथ नहीं होना चाहिए। तो वहाँ फिर हम लोग मिले, और वहाँ वेंगर्स उन दिनों होता था, अब भी आज भी शायद है। वहाँ हम लोगों ने कॉफ़ी वॉफ़ी पी और वहाँ बातें खुली। तो इनका यही कहना था कि अगर मामला हमें आगे कुछ बढ़ाना है, बात आगे कुछ चलनी है, आगे का मतलब अगर शादी वादी करनी है तब तो आगे बढ़े, नहीं तो आज यहीं से अलविदा कह दें। तो मैं एकदम, मैं लड़की ने एकदम ही बिल्कुल सीधा ही, ना हाथ पकड़ा ना अभी कुछ
ना कोई और बात हुई, वो सीधा पहले ही शादी पर आ गई। तो खैर मेरी अपनी कुछ उन दिनों प्रॉब्लम्स थी घर में, तो मैंने कहा अच्छा सोचता हूँ। तो एक आध दिन सोचने में लगा, घर भी जाके कुछ बात बात की। घर वाले तो बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन मुझे लड़की इसलिए अच्छी लगी क्योंकि सीरत बहुत अच्छी थी, उनकी जबान बहुत अच्छी है, बातें बहुत अच्छी करती हैं और तहजीब वाली हैं। और इस तरह से हम लोग फिर आगे बढ़ गए। और मेरे ख्याल में 71 फरवरी में हम लोग 2 फरवरी को मिले थे, और फरवरी में मिले, और 5 दिसंबर 1971 को ही हमारी शादी हो गई। ये हमारा शुरुआती मामला है। क्या बात। मैम आप क्या कहेंगी इस बारे में? इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं मेरे बताने के लिए। बहुत तारीफ की, लेकिन आपने, जी जी बताइए, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। नहीं नहीं, ये बात सही है कि मैं चाहती थी ऐसा साथी मिले जो मतलब गहने जेवर से ज्यादा एक दिमाग जिसका एक अच्छा हो, अच्छा मतलब बौद्धिक रूप से वो एक समृद्ध हो, मुझे ऐसा साथी चाहिए था। और मेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं था। सब लोग शानो शौकत में विश्वास करने वाले थे, और सिंप्लिसिटी और विचारों की गंभीरता और हमारे जो सब्जेक्ट था उसकी गहराई पर बात करते करते धीरे धीरे मुझे लगने लग गया कि हाँ यही वो है जिसकी मुझे तलाश थी। तो मैं इनकी बुद्धिमत्ता, इनके ज्ञान उस पर ज्यादा मरी थी, बाकी बातें तो बाद में होती रही। और वो मैं आज तक कायल हूँ इस बात की, आज तक। अब 50 क्या साल होने वाले, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा चुनाव गलत था। क्या बात, क्या बात। तो राइटिंग सर, आपकी जो जर्नी रही है आप दोनों की, एक जो राइटिंग को लेकर, उसके बारे में मैं चाहूंगी जो हमें दर्शक देखने। पहले तो मैं बता दूं हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। विनय जोशी, सला मेहता, रश्मि धर, अमरजीत जी, कमल कुमार वर्मा, नीति शुक्ला, पूजा दीवान, बॉबी चौधरी, और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन मैं वो अगर पढ़ूंगी तो वक्त निकल जाएगा। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा मैं इस वक्त को हाँ, चुरा लूं आप लोगों के साथ। तो मैं ये चाहूंगी कि जो आपकी जर्नी रही है एज अ राइटर और मैम एज ए लेखिका, तो उस जर्नी को मैं चाहूंगी आप हमसे साझा करिए। किस तरह के कौन चैलेंजेस फेस बोलेगा? करने पड़े आपको? जी पहले मैम। सर बोल किससे रहे हैं। पूछ रही हैं आप ये सवाल? ये शशि जी से पूछ रहे हैं या मुझसे? मैं ये सर से, पहले सर से पूछूंगी, फिर मैम इसका जवाब देंगी, या अगर मैम जवाब देना चाहती तो पहले मैम बोलिए फिर सर बोलेंगे, जैसा आपको सही लगे। चलिए मैम इनको आपको पहले बता पहले दें। पहले वुमेन वुमेन पर, लेडीज फर्स्ट। चलिए मैम पहले आप। लो, चलिए मैं पहले बताती हूँ। लेखन को लेकर प्रताप जी शुरू में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, और मैं चाहती थी कि लेखन की तरफ आए। इन्होंने लिखा था काफी कुछ पहले, लेकिन कभी भी अपने काम को लेकर इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं उसको एक मतलब ठीक ठाक ढंग से प्रकाशित करवाऊं या सलीके से करूं। मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल जो होते हैं उनमें थोड़ी सी एक बीमारी होती है, और उनको संभालने वाला एक बंदा चाहिए होता है। तो मैं थोड़ा इनकी चीजों को धीरे धीरे संवारना शुरू किया, संभालना शुरू किया। तो उसमें फिर मैंने इनसे कहा कि आप लग के काम क्यों नहीं करते। तो तो कहते हैं ना एक संस्कृत में जिसे कांता सम्मति उपदेश कहते हैं, तो वो उपदेश ना बन जाए, लेकिन मैं इनके पीछे पड़ी रही। और करना तो इनको था ही, मैं वैसे ही क्रेडिट ले रही हूँ। तो फिर इन्होंने धीरे 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 सीरियस राइटिंग की ओर आए, और इन्होंने फिर राइटिंग में अपना शुरू किया। और पहले, सबसे पहले इन्होंने शायद अपना नाटक लिखा था एक। क्यों प्रताप जी, ठीक है ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सीरियस नहीं था शुरू में, क्योंकि मेरी जो यात्रा है वो तो 1960-61 में शुरू हो गई थी। काजल, आप रेडियो से जुड़ी हुई, आपको बताऊं कि मेरे जो पहला कविता पाठ हुआ रेडियो पर वो 1962 में हुआ था। अरे वाह। 1900 हाँ, वाह। 1962 से मैं रेडियो के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे ये भी याद है कि मुझे उस कविता पाठ के 15 रुपए मिले थे। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट था 15 रुपए वाला, वो आज भी मेरे पास सुरक्षित है।
बाद के बहुत सारे पता नहीं सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं पता कहाँ गए, लेकिन वो पहला कॉन्ट्रैक्ट आज भी सुरक्षित है। गोविंद चातक थे उस समय, उन्होंने रिकॉर्ड किया था, बातचीत भी की थी। तो लिखता तो था, लेकिन शादी के बाद फिर मस्ती के दिन आते हैं ना, फिर मस्ती करना शुरू कर दिया और उसमें लिखना विखना छूट गया। नौकरी भी लग गई, पैसे भी अच्छे मिलने लग गए, तो दोनों बातें हो गई। एक तो पैसे मिलने लग गए, दूसरा नौकरी अच्छी मिली और बीवी भी अच्छी मिल गई, और फिर जवानी भी थी दोनों की, तो आप समझ लो क्या होना था। तो ऐसे में लिखने की तरफ कौन ध्यान दे तो वो छूट गया, और गप्पबाजी और इधर उधर बैठना बैठना। क्या धीरे धीरे ये ठीक कह रही हैं कि फिर इन्होंने मुझे उधर मोड़ा और फिर नाटक देखने शुरू किए। और फिर पहला नाटक मेरा जो है 1973 में जो है वो छपकर आया था अंधेरे में, वो ब्लैक कॉमेडी का रूपांतर, नाट्य रूपांतर था, और वो छपते ही रवि वासवानी ने मंचित भी किया, तो वो मंचित भी होने लग गया, तो एक उत्साह भी बढ़ा। तो बहुत कविताएं, कहानियां, उपन्यास तो बहुत बाद में लिखा, नाटक, इस तरह से यात्रा जो रुक गई थी बीच में, जो 60-61 से शुरू हुई थी लेकिन रुक गई बीच में, 70 में आकर रुक गई, और वो भी धक्का मारी यात्रा चल रही थी। ऐसा होता है कि शुरू के दिन होते हैं, आदमी को कोई विजन नहीं होता कि वो लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है, लिखने के मायने क्या है, लिखने का कारण क्या है। ये चीजें आदमी में तब वो स्पष्ट नहीं होती, एक अंदर से कुछ हुक होती है कि आप लिख रहे हैं। तो जब प्रेम होता है तो प्रेम गीत लिखना शुरू कर देते हैं, और जब वो प्रेम टूट जाता है तो विरह गीत लिखना शुरू कर देते हैं। तो वो सब की है, कहता ना, जिसने जवानी में जो रोया नहीं और जवानी में जिसने कविता नहीं लिखी, वो क्या जवान हुआ। तो मैंने दोनों काम किया है, रोया भी हूँ और कविताएं भी लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं, गाए भी हैं। तो इस तरह से हमारा फिर मुड़ गया इसकी तरफ, नाटकों की तरफ, लेकिन चलता रहा, कविता भी साथ चलती। वो कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो मैम ने जैसे कहा, डॉक्टर शशि सहगल ने, अब उनका हाथ आपके पीछे रहा है। तो ये जानना चाहूंगी, जैसे सर आपने कहा कि आप गाते भी हैं, अगर आप गाते हैं तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे लिए गुनगुनाइए। अरे अरे नहीं, मैं गाता नहीं, अपने गीत, अपने गीत। अब वो पुराने जी। गीत हैं, पुराने, बहुत बहुत पुराने गाने, वो 60s 70s के, जी। उनको क्या तो क्या गाऊं। नहीं सर, क्यों नहीं, चाहेंगे थोड़ा सा, अगर आप हम अगर आप गुनगुना अच्छा, सकें तो एक थोड़ा एक 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 लाइन सुनाता, एक लाइन सुनाता। ये टूटे हुए दिल का गीत है। दुनिया ने ठुकराया मुझको, नहीं बताया किसी से मैंने। दुनिया ने ठुकराया मुझको, नहीं बताया किसी से मैंने। मगर तुम्हारी एक ठोकर ने, मगर तुम्हारी एक ठोकर ने मेरे अधरों को खोला है। दुनिया ने ठुकराया मुझको। इस तरह से चलता है गीत। और भी कई गीत क्या लिखे। बन ना पाया प्यार के काबिल तुम्हारे, क्या तुम्हारा प्यार इतना संकुचित है, अर्चना या क्या बात सर, साधना प्लीज में क्या सुनाइए कमी। सर, प्लीज सुनाइए, वाह वाह। सर थोड़ा बन सा, ना बहुत पाया, खूबसूरत। बन ना पाया प्यार के काबिल तुम्हारे, क्या तुम्हारा प्यार इतना संकुचित है, अर्चना या साधना में क्या कमी है, क्या तेरा व्यवहार ही निष्ठुर नहीं है। ये गीत शादी से पहले के गीत हैं, जब पहले कभी इश्क होता है ना, बड़े लड़कपन में, ये लड़कपन वाले इश्क टूटने के, वो लगता है बस दुनिया सब जो है वो नष्ट हो गई, दुनिया खत्म हो गई, उस तरह के भाव होते हैं। पता ही नहीं होता प्रेम होता क्या, उस सम्मोहन को ही हम प्रेम मान लेते हैं और बहुत सच्चाई से मानते हैं, इसलिए ना वो दिल टूटा हुआ लगता है और कुछ लिखा भी जाता है। तो ऐसे गीत वीत लिखता रहा, लेकिन वो छोड़ दिया बाद में, तो फिर और कविता में चला है। क्या बात, क्या बात, बहुत ही खूबसूरत। मैम सर ने तो इतना खूबसूरत गीत सुनाया, कविता भी सुनाई, हम चाहेंगे आप भी कुछ जरूर सुनाइए।
मैं गाती नहीं, कविता सुना सकती हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अभी हाल ही में मेरा चौथा कविता संग्रह आया है। पहले मैं ये तो बता दूं आपको कि सर रेडियो के साथ जुड़े 60 में, और मैं 75 में जुड़ गई थी। और 75 में सबसे पहले इंदिरा माथुर होती थी, उनके साथ काम, और उसके बाद तो कम से कम 15-20 साल तक मैं उन प्रोग्राम करती रही। फिर बाद में छोड़े, हर तरह के प्रोग्राम, लाइव ब्रॉडकास्ट भी हुआ और महिलाओं के परिचर्चा भी हुई। बहुत अच्छी अच्छी विभूतियों के साथ परिचर्चा में भाग लिया। तो इस तरह से रेडियो के साथ भी मेरा, मुझे लगता है उसी कड़ी में मेरी प्यारी सी बैठी हुई है काजल सूरी। तो लेकिन इस तरह का प्रोग्राम मैं पहली बार कर रही हूँ, तो इसका क्रेडिट तो मैं दे रही हूँ। और कविता जो है वो मैं सुनाती हूँ। कितना समय है? समय है, समय? हाँ जी मैम, आप कविता तो हम आपसे जरूर सुनाएंगे मैम, सुनाइए हाँ, प्लीज। कविता है। मैं एक कविता है उसका शीर्षक है मीठे चावल। वो कि नई बहू के घर आते ही घर खुशियों से भर गया है। कच्ची कली सी मासूम लड़की जब धरती पर पांव धरती है तो धरती से फूल खिलते जगते हैं। वो बड़े चाव से घर को देखती है, दरो दीवार को देखती है, ऐसे देखती है मानो वो यहीं जन्मी हो। कल उसे क्या बात, कल उसे चौके चढ़ना है, मीठे चावल बनाने की रीत है। कल उसे चौके चढ़ना है, मीठे चावल बनाने की रीत है। पूरी रात लड़की बेसब्री में चावल ही पकाती रहती है। वाह वाह। सुबह सुबह नहला कर शगनों के साथ उसे रसोई की दहलीज पार कराई जाती है। वो बर्तनों को देखती है, वो बर्तनों को देखती है, इनसे तो उसका कोई परिचय नहीं। उसके कोमल हाथों की छुअन उन बर्तनों में नई जान भरती लगती है। क्या बात, वो गिलास को देखती है, गिलास पर पड़ी तचक बच्चों के गुस्से का प्रसाद है। गागर भी एक जगह खड़ी डोलती रहती है, क्योंकि मन माफिक धार लेने के लिए जबरदस्ती उसका मुंह मरोड़ा गया था। थालियों पर पड़े निशान पिताजी के उस गुस्से का प्रसाद है जो खाना ठीक न बनने से फेंकी गई थी। वाह, इस घर बहुत इस घर खूबसूरत। में इस घर में प्यार का इजहार क्या निशान डाल के किया जाता है, सोचती है लड़की। क्या बात, वह क्या बात। पतीले की ओर देखती है। सड़े तले का पतीला उससे खुशी मांगता है। सड़े तले का पतीला उससे खुशी मांगता है। वह सोचती है ये रसोई नहीं, यह तो एक महाकाव्य है और हर बर्तन एक अध्याय। श्रृंगार और हास्य रस दोनों कोने में खड़े इस महाकाव्य में अपनी जगह मांगते हैं। लड़की हौले से उठ दोनों की बाह पकड़ उसको उनको अपने दाएं बाएं बिठा लेती है। पूरा घर मीठे चावल की महक से भर उठता है। वाह बहुत अच्छी, पूरा बहुत वाह, बहुत अच्छी, मीठे चावल बहुत की महक से खूबसूरत, भर। बहुत अच्छी कविता है। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत ही खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये जरूर कहूंगी कि सर के लिए और मैम के लिए, तो मैं जो हमें देख रहे हैं उनके लिए जरूर कहूंगी कि मैं तो आपकी फैन हूँ ही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सर और मैम में है ना, इतनी मोहब्बत से भरे हुए हैं कि मैं क्या कहूँ मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतना मोहब्बत मुझे भी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसा है ना, दर्पण में वही देखोगी जो तुम्हारे अंदर है।
थैंक यू मैम। मैं दोनों से एक सवाल है, दोनों के लिए है कि आप दोनों जब लिखते हैं तो एक दूसरे से आइडियाज तो शेयर करते होंगे, तो कभी कभी क्रिएटिव डिफरेंस आती है तो क्या आप कैसा अनुभव रहता है, आप क्या करते हैं? जब क्रिएटिव डिफरेंस तो आई एम श्योर जरूर होता है, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, आप तो अपने क्रिएटिव साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो भी उसका कुछ मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं। देखो, मेरा मेरा जो पहला पाठक है वो यही है, बिल्कुल बिल्कुल, एक और दूसरे के पूरक। हाँ, और इनके जो पहला पाठक हूँ वो मैं हूँ, या श्रोता जो भी है, जो भी जी ये ज्यादातर तो कविताएं ही लिखती हैं। पहले कभी जी जी कहानियां लिखी थी, अब तो नहीं लिखती, लेकिन जी कविताएं अभी भी इनकी जारी हैं। तो जब भी कोई कविता उतरती है तो वो उसके साथ वो मुझे सुनाते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं उस पर। और अगर कुछ हमें लगता है, मुझे लगता है कि नहीं, इसमें ये शब्द इस तरह से नहीं, ऐसे होना चाहिए, या ये शब्द की जगह ये शब्द अच्छा हो सकता है, या कविता का ये हिस्सा जो है वो अनावश्यक है, या कविता तो यहीं पर खत्म हो जाती है, आगे उसका एक्सटेंशन हो गया है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं, और इनको अगर स्वीकार होता है तो कर लेती हैं, नहीं होता तो वो अपना अपने हिसाब से चलती हैं। ऐसा ही मेरे साथ है कि मैं भी जो भी चीज लिखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ लिखता हूँ, यात्रा जी वृतांत भी बिल्कुल। लिखता हूँ, आलोचनाएं भी लिखता हूँ, समीक्षाएं भी कुछ नाटक। लिखी हैं, और नाटक बहुत सारे लिखे हैं, और जी वैचारिक निबंध बहुत हैं मेरे, जो एक जी वैचारिक आलेख होते हैं वो बहुत हैं। तो हर चीज जो है जब तक कंप्लीट होती है तो लैपटॉप खोल के पहले मैं इनको सुनाता हूँ, और ये जी क्या। बराबर इनके सुझाव आते हैं उसी तरह से कि मैं ये चीज प्रभावित कर रही है या ये नहीं कर रही है, ये या यहाँ विस्तार हो गया है, या कुछ शब्द इस तरह से, सेम ऐसा ही होता है। और हम लोग उस पर बात करते हैं, और फिर मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक कह रही हैं, तो मैं उसमें सुधार करता हूँ, और नहीं लगता तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि ऐसा ये शब्द मैंने किस लिए इस्तेमाल किया, इसकी ध्वनि क्या है, क्योंकि कई बार शब्दों की ध्वनियाँ हर जी आदमी अपनी तरह से पकड़ता है। लेखन की खूबसूरती जी यही होती है कि वो जी जब आप तक पहुंचे, खासतौर पर कविता, तो वो आप उसको अपनी तरह से समझें, और जैसे वो काजल समझ रही है, तो जो नेहा है पढ़ेगी तो वो उसको उस तरह से नहीं समझेगी, वो उसको बिल्कुल। अपने अनुभवों के साथ जोड़ेगी। ये उसकी खूबसूरती है। अगर वो नहीं होता तो फिर कहीं कविता में कमी है, क्योंकि कविता एक कविता जितने लोगों तक पहुंचती है वो उतने ही रूप अख्तियार कर लेती है, जबकि प्रोज के साथ ऐसा इतना नहीं है। प्रोज बहुत डेफिनेट होता है, ज्यादातर डेफिनेट होता है, और वो आपको जहां वो ले जाना चाहता है वहां अंततः ले जाता है, जी और आप वहां पर पहुंचते हैं, फिर आप सहमत हो असहमत हो वो बात की बात है, लेकिन आपको वो ले जाता है उधर। इसी तरह से क्या। वैचारिक निबंधों में है वो जो बात कहना चाह, और नाटक तो, अब नाटक का तो पता ही है, नाटक के बारे में क्या कहूँ, यू नो बेटर देन मी, कि नाटक, एक नाटक की कितनी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। एक नाटक को ही जब एक निर्देशक मंचित करता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन वो कुछ और करता है, दूसरा निर्देशक करता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन दूसरी तरह से करता है, प्रस्तुतियां भी अलग अलग हो जाती हैं। तो उन जी प्रस्तुतियों में जो निर्देशक अपनी तरफ से जो सिंबल्स इस्तेमाल करता है वो उस नाटक को अलग अलग तरीके से खोलते हैं। तो हम तो लिख देते हैं, और लिखने बिल्कुल। के बाद जब निर्देशक के पास चला जाता है तो मैं समझता हूँ वो नाटक निर्देशक का हो जाता है। फिर निर्देशक को जरूरत महसूस होती है, बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं, लेखक से बात करना भी चाहिए अगर लेखक अवेलेबल बिल्कुल। है तो, और नहीं है तो मर गया तो फिर आप अपनी मर्जी से जो करना चाहे कीजिए। लेकिन ये तो है कि सृजनात्मक स्तर पर रचना अगर अलग अलग समयों में और अलग अलग कालों में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग अर्थ नहीं खोलती तो वो एक कमजोर रचना होती है। वो अपने समय में आती है और समय में ही अपने मर जाती है। लेकिन जो शक्तिशाली रचनाएं वो क्यों ज्यादा जिंदा रहती हैं, वो इसलिए जिंदा रहती हैं कि वो हर समय पर अपने नए नए अर्थ खोलती हैं। इसलिए अच्छी रचना मैं उसे ही मानता हूँ, अच्छी किताब भी मैं उसे ही मानता हूँ जो आपको बार बार अपनी ओर आमंत्रित करे। अगर वो बार बार आमंत्रित नहीं करती है, आपने एक बार पढ़ी और रख दी, फिर आपको कभी याद भी नहीं आई उसकी, और चेहरे से, आपके दिमाग से भी बिल्कुल, स्मृति से भी विलुप्त हो गई, तो ठीक है, वन ऑफ द बुक्स है।
लेकिन कुछ किताबें जो आपकी स्मृति पर इतनी अंकित हो जाती हैं कि भले ही आपको उसके वो याद ना रहे, कथा याद ना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बिंदु छोड़ जाती है चिंतन का, विचार का आपके मन में, बल्कि कई बार तो वो व्यक्ति को बदल जाती है, पता भी नहीं चलता उसे कि वो उसको बदल देती है किताब। इसी तरह से नाटक की तो बहुत बड़ी शक्ति है, जितनी शक्ति मैं समझता हूँ नाटक में है उतनी किसी भी विधा में नहीं है, क्योंकि नाटक तो अंततः घटित होता है। जब घटित होता है और उसके जो दृश्य बनते हैं, और उसका आप फिल्म का आप मुकाबला कर सकते हैं, फिल्म की अलग ईडीएम है, लेकिन थिएटर का ईडीएम बिल्कुल अलग है। थिएटर का ईडीएम जीवंत है, उसका ईडीएम जो है कविता का फिल्म का वन टाइम है, और थिएटर का मैनी टाइम है। एक ही नाटक जब आप उसके 10 शो करते हैं तो रोज उसका कुछ ना कुछ बदलता रहता है, नया होता रहता है, तो उसको तो नित नया होना है, जबकि फिल्म को नित नया नहीं होना। वो एक बार बना दी गई तो बना दी गई, फिर वही है। तो ये दोनों में फर्क है। तो जीवंत विधा, क्योंकि नाटक एक जीवंत विधा है, इसलिए उसके बहुत सारी इंटरप्रिटेशन वक्तों पर होती रहती हैं। ये उसकी बहुत बड़ी शक्ति है, खूबसूरती भी है। काजल खुद इतनी अच्छी निर्देशक है, और तुमने मेरा वो मेरा साहिबा किया, बहुत बढ़िया। मैं उसी पे आ रही हूँ कि आपका लिखा हुआ, आप तो प्रोफेसर नहीं है, आपने इतनी, क्योंकि आकाशवाणी का मुझे पता सौहार्दपूर्ण जो वार्ताएं होती हैं आप इतनी खूबसूरत लिखी है। जब मैं नई आकाशवाणी में आई थी तो मैं इतना मेस्मराइज हो जाती थी उन टॉक्स को लेकर जो आपने लिखी है। इट वाज सो ब्यूटीफुल, इतना दैट वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। फिर कविताएं आपकी मैंने पढ़ी, और फिर मिर्जा साहिबा जब मैंने नाटक किया, वो मुझे इतना मेरे दिल के इतना करीब, इतना छू लिया उस नाटक ने ना मैम, मैं क्या कहूंगा आपको, इतना खूबसूरत। बहुत मेहनत की तुमने, बहुत मेहनत से तुमने उसका निर्देशन किया, और वो शो भी बड़ा अच्छा रहा, और रेडियो पर भी आपने उसको किया। और उसमें भी जब रेडियो पर किया तो खूबी ये थी कि हमें लग रहा था कि हम देख रहे हैं उसको। अगर रेडियो पर देख रहे हैं तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई भी प्रोत्साहन उसको मिल सकता है निर्देशक को। लेखक ने तो लिख दिया, बाकी काम तो सर जैसे कह रहे हैं, असली तो उसको संवारता, सजाता, करता, लोगों को परोसता निर्देशक है, और वही उसका समझ लीजिए प्रमाण है कि वो कितनी गहराई से चीजों को पकड़ता है, और काजल में वो बात है। थैंक यू मैम। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनको आपकी जो अभी अपने मीठे चावल आपने अपनी रचना सुनाई है, बहुत तारीफ मिल रही है उसकी। रितु जी हैं, राजीव मैनी हैं, बॉबी चौधरी हैं, पूजा दीवान, नीति शुक्ला, कमल कुमार वर्मा, सुचित्रा गुप्ता जी, सरला मेहता, डॉक्टर सरला मेहता, नीतू चिब्बर, रश्मिधर, विनय जोशी, बहुत सारे लोग, और बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र नाथ, डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना जी हमारे साथ जुड़े हैं। और अभी जो आपने रचना सुनाई बहुत कमाल की रचना थी, मीठे चावल, बहुत सच में बहुत खूबसूरत रचना थी। तो मैं ये जानना चाहूंगी सर से कि सर नाटकों की आपने बात की, क्योंकि एक तो ये खूबी है कि मैंने जो आपके नाटक किए हैं, मैं तो एक से बढ़कर एक नाटक है आपके, और आप जो फ्रीडम देते हैं नाटक करने के लिए, बहुत रिजिड नहीं रहते आपकी, आप बहुत छूट देते हैं कि आप इसको अपने तरीके से करिए, जो भी एड ऑन करना है, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो ये जानना चाहूंगी आपसे कि क्या कारण है कि अगर हम नाटककारों की बात करें, चाहे वो आकाशवाणी के हों या रंगमंच के हों, नाटक लिखने वाले बहुत कम रह गए हैं। इसका क्या कारण समझते हैं सर आप, ऐसा क्यों है? मुझे लगता है ये ऐसा है। वहाँ मैंने अभी पिछले दिनों एक आर्टिकल भी लिखा था कि वरिष्ठ साहित्यकार नाटक क्यों नहीं लिखते, और इसी समस्या पर मैंने बात की थी कि बहुत सारे कारण हैं नाटक ना लिखने के, और उसके लिए जिम्मेदार लेखक खुद भी है और रंगकर्मी भी है। क्योंकि एक तो पहले मैं रंगकर्मियों की बात करूं तो बहुत सारे नाटक लिखे पड़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखे, और वो वंचित किए भी जा सकते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से जो निर्देशक हैं उनकी तरफ नहीं देखते, और जो नाटक मंचित होते हैं वो किन्हीं अन्य कारणों से वंचित होते भी रहते हैं। तो इसलिए जो वरिष्ठ नाटककार हैं वो लिख तो लें, लेकिन उनको लगता है कि लिख के फिर उसके लिए मंचित करवाने के लिए इधर उधर जाना और कहीं जाकर चिरौरी करना, वो उनके बस का नहीं है। फिर उनको लगता है ना तो इसमें आजकल तो रॉयल्टी भी नहीं मिलती, लोग नाम भी उड़ा देते हैं, सूचना तक नहीं देते, ऐसे बड़ी बड़ी बातें हैं। तो ये सारी जो बातें हतोत्साहित करने वाली हैं,
उसके लिए। अच्छा, दूसरी जो लेखकों के प्रति जो मेरा एक रवैया है इस नाटक ना लिखने के कारण, मैं ये मानता हूँ कि जो हिंदी के लेखक है, औरों की मैं बात नहीं करता, मैं हिंदी के हिंदी का आदमी, हिंदी के लेखकों की बात करता हूँ, कि वो नाटक भी अगर लिखते हैं तो वो उसी तरह से लिख लेना चाहते हैं जिस तरह से कहानी और उपन्यास लिखते हैं, जबकि ये संभव नहीं है। नाटक को लिखने के लिए आपको नाटक का, रंगमंच का ग्रामर आपको समझना होगा, उसको पकड़ना होगा, और वो ग्रामर पकड़ने के लिए आपको लगातार नाटक देखने भी होंगे, किसी हो सके तो किसी रंग मंडली से जुड़ना भी होगा। और जब आप जुड़ते हैं, जब आप चर्चा करते हैं, एक एक शब्द पर बात करते हैं, लेखक तो लिख देता है, लेखक ने लिख दिया, लेकिन जब जब वो मंचन के प्रोसेस में आता है और पहले दिन से जब उसकी रीडिंग शुरू होती है, तो वो शब्द जो लिखे हुए बंद पड़े थे किताबों में, वो शब्द बोलने लगते हैं। जब वो शब्द बोलने लगते हैं तो उनकी ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, और वो ध्वनियां जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो वो जो ध्वनियां केवल ध्वनियां सिर्फ नाद नहीं होता, वो ध्वनियों में, उन ध्वनियों में कुछ अर्थ भी होते हैं। तो वो जो अर्थ देती हैं, अब वो कहाँ कितना अर्थ देती हैं, कहाँ, क्योंकि जब आप मंचन की ओर जाते हैं तो बहुत सारे जो शब्द हैं हमें नाटक के जो मूल आलेख है उसमें फालतू लगने लग जाते हैं। तो वो फालतू शब्दों को लेखक कई बार हटाने के लिए तैयार नहीं होते, कि नहीं, मैंने तो एक एक शब्द जो है लिखा है, मेरे सृजन का हिस्सा है। तो मैं ये मानता हूं कि देखो, बहुत जगह मैंने ये बात कहता भी हूं कि सृजन में कोई शब्द अंतिम नहीं होता। अब जब आप सृजन कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने ये मान लिया कि मेरा ये शब्द अंतिम है, तो आपका ग्रोथ बंद हो गया। कुछ अंतिम नहीं होता। आप उसको, जो दूसरा पक्ष आ रहा है, जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, उसको सुनिए, आप उस पर विचार कीजिए। फिर भी अगर आपको और आप उसके लिए पहले सक्षम होने चाहिए। अगर आपके पास रंगमंच का ग्रामर नहीं है, अगर आपके पास रंगमंच की गहरी पकड़ और सूझबूझ नहीं है, तो आप हठ धर्मी हो जाएंगे। इसलिए वो होना बहुत जरूरी है, और वो तभी होती, इसलिए जो है वरिष्ठ नाटककार नाटक नहीं लिख पाते, लेकिन नए नए लोग ज्यादा लिख रहे हैं। नए नए लोगों के नाटक आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे, कुछ मंचित हो रहे हैं, कुछ नहीं भी हो रहे, लेकिन लिख रहे हैं। मैम, अगर आपसे बात करूं, मैं आपसे चाहूंगी कि जो आपकी इंस्पिरेशन रही है राइटिंग के फील्ड में, आप किसको मानती हैं? मैम से इस सवाल में पूछ रही हूँ। ऐसा है काजल, इंस्पिरेशन तो मुझे लगता है पहले तो आपके अंदर भूख होनी चाहिए, आपके अंदर किसी चीज के लिए कोई दबाव होना चाहिए, आपको किसी चीज से शिकायत होनी चाहिए। वो सोसाइटी से हो सकती है, धर्म से हो सकती है, राजनीति से हो सकती है, यहाँ तक कि आपको अपने घर के माहौल से हो सकती है। तो जब आप कोई दबाव महसूस करते हैं और उसके बाद कुछ आप चाहते हैं बोलना, और वो उसकी आपको कभी मिलती है, कभी अधूरी मिलती है, कभी बिल्कुल नहीं मिलती है, तो लेखक तो मैं नहीं कहती, शुरुआत की बात है, तब व्यक्ति उस चीज से मुक्त होने के लिए कुछ 2-4 लाइनें लिखता है। लेकिन वो क्या लिखा है, उसने कैसा किया है, आत्मसंतोष से अधिक जरूरी है जो उसने लिखा है वो सही हो, और वो सही के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को कांटेक्ट करते हैं, उसके पास जाते हैं जिसको कि थोड़ा ज्यादा ज्ञान होता है। तो यहाँ पर प्रताप जी मेरी इंस्पिरेशन भी रहे, एक तरह से शुरू में मेरे गाइड भी रहे सॉरी, और बाद में तो हम दोनों जैसे एक दूसरे से बात करते हैं, और कई बार आपके घर कोई आता है, वो अपनी प्रॉब्लम बयान कर रहा है, आप उसकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, और वो सुनते सुनते वो कहीं गहरे में उतर रही है आपके, वो आज नहीं तो कितने दिनों बाद, महीनों बाद जाके उस शब्दों में फूट पड़ती है। तो इंस्पिरेशन के लिए कोई एक बिंदु पर आप हाथ रखें तो वो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको ठीक समझती हूँ। इंस्पिरेशन तो चारों तरफ बिखरी पड़ी है, सामर्थ्य होनी चाहिए उससे टकराने की, उससे जूझने की, उसको अभिव्यक्त करने की, उसको कला में ढालने की।
बिल्कुल, बिल्कुल। कमल कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो खुद एक राइटर हैं। उन्होंने लिखा है, आई एम फॉर्चुनेट टू गेट अ चांस टू राइट अ प्ले फॉर साहित्य कला परिषद अंतराल अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री प्रताप सहगल इन अ वर्कशॉप। तो और आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम प्रताप सर, थैंक्स सर एंड रिकॉर्ड। ये कमल कुमार वर्मा जी ने लिखा हुआ है। तो सर मैं ये चाहूंगी कि ये आपसे शुक्रिया पूछना चाहूंगी शुक्रिया कि ऐसी शुक्रिया कमल जी, शुक्रिया कमल जी, शुक्रिया। आपने मुझे याद रखा। सुनीता अग्रवाल जी अभी हमसे जुड़ी हैं। मैं हमारे साथ कुछ रंगकर्मी हैं जो सवाल पूछना चाहेंगे सर से। सबसे पहले आभा कामना हमारे साथ जुड़ी हैं, जो रूबरू थिएटर ग्रुप की ही एक रंगकर्मी है। कामना, सवाल अपना माइक आप पहले अनम्यूट कीजिएगा जी, सवाल जी। पूछिएगा, क्या सवाल है? प्रताप सर और शशि मैम को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप इस जगह पर आए और हम लोगों को कुछ समय दिया। सर मेरा और मैम से, आप दोनों से सवाल ये है कि दो चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आप लोगों से, कि जो ये प्रोफेशन में आप हैं, एक कंटेंट राइटर और एक राइटर, दोनों बहुत ही अलग-अलग चीज़ हैं। बट वो चीज़ आप बताइए, आपके हिसाब से क्या चीज़ दोनों में होती है, और कंटेंट राइटर क्या चीज़ नहीं कर पाता और राइटर क्या चीज़ कर पाता है और क्या नहीं कर पाता? क्या समझा नहीं मैं, क्या कौन सा राइटर? कंटेंट राइटर। देखिए कंटेंट कंटेंट तो राइटर। हाँ जी, आप जवाब दीजिए। अच्छा अच्छा, मतलब कंटेंट राइटर यानी कंटेंट दिया जाता है आपको, उसके ऊपर लिखना, आपका मतलब मैं समझा नहीं। जी 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 कामना, सर, आपका बिल्कुल सवाल। आपको सब्जेक्ट मैं दिया गया और उस पर लिखना, जी जी, जैसे आपको और भी एक अपनी, हाँ हाँ, और एक अपनी मर्जी जैसे से लिखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर जैसे किसी ने हमें या आपको बताया कि आपको इस चीज के ऊपर एक नाटक लिखना है, तो आपको हाँ कहीं ना हाँ कहीं वो आपने एकदम फ्रीडम ले ली, तो वो चीज आपको एकदम जब फ्रीडम मिली तो आपने अपने तरीके से लिखा, तो वो एक राइटर लिख रहा है। और कंटेंट राइटर को कंटेंट में पूरा का पूरे कहीं ना कहीं चीज को कट करना है, तो वो आपके हिसाब से, आपकी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वो चीज क्या है? नहीं, मैं तो दोनों तरह से मैंने लिखा है। जी, जब मुझे तो कहीं सब्जेक्ट मतलब दिया क्या गया है आपको तब भी लिखा है, और आपको मैंने अपनी मर्जी से भी ऑब्लिगेशंस, लिखा है। जो आपको कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस आए हैं, नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम्स कहीं आपने फेस करी हैं ऐसी? इस तरह का ज्यादातर लेखन मैंने रेडियो के लिए किया है। जी लेकिन रेडियो के लिए लेखन करते करते वही लेखन आगे इतना बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये अन्वेषक नाटक मेरा बहुत चर्चित है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सबसे पहले रेडियो के लिए लिखा गया था। और काजल को शायद पता भी नहीं होगा, एक जमाने में यहाँ पर सुशील बनर्जी हुआ करते थे, एनएसडी से पास आउट थे, वो हमारे कॉलेज के थे, हमारे स्टूडेंट थे। तो वो मुझे कहते थे, सर मुझे एक ऐसा नाटक चाहिए जो कुछ अलग तरह, कुछ मतलब आइकनोक्लास्टिक, आपने आइकनोक्लास्ट कोई ऐसा ढूंढिए। तो बात करते 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 हम आर्यभट्ट पर पहुंचे, और आज तब उन्होंने कहा इस पर कुछ, मुझे पता ही नहीं था तब आर्यभट्ट का, कोई पुरानी बात है, मतलब अर्ली 90s की बात है। तब तक आर्यभट्ट का सिर्फ वो एक सेटेलाइट छोड़ी गई थी उन दिनों, इसके अलावा कोई नहीं जानता था आर्यभट्ट क्या है। तो तब उसकी रिसर्च करना और उसको लिखना, तो वो एक दिया गया, मुझे था एक सब्जेक्ट दिया गया था, और उसको मैंने अपनी तरह से फैलाया, उसको मैंने अपनी तरह से इस्तेमाल किया। तो ये तो होता ये है कि जब आपको कोई एक सूत्र दिया जाता है जिसको आप कंटेंट कह रही हैं, उस सूत्र का लेखक किस तरह से इस्तेमाल करता है, ये उसका कौशल है। क्योंकि उसके अपने अनुभव, उसके अपना अध्ययन, उसका अपना चिंतन मनन उसके साथ जुड़ता चला जाता है, और तब वो एक, उसके लिए वो रचना एक संतोषजनक रचना बन के आती है। और जो अपने मन से लिखता है वो तो लिखता ही लिखता है, उसके लिए तो बहुत ज्यादातर कविताएं अपने मन से ही लिखी हुई कविताएं हैं। नाटक भी मेरे मन से लिखे हुए बहुत सारे लेकिन बहुत सारी चीजें कई बार आपके मन में रहती हैं, और जब कोई आपको उसी तरह का सब्जेक्ट दे देता है तो वो एकदम जागृत हो जाती हैं और लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी, हमारे साथ आभा है। आभा, आभा आप सवाल पूछना चाहती हैं? जी जी आभा। ज़रूर। सर, मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप अपना ज़रूरी टाइम निकाल के हमारे यहाँ आए। जैसे कि आपने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया, जो कि इतनी प्यारी है,
तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पकड़े गए हो, या फिर उससे रिलेटेड कोई रोमांचक सा किस्सा अगर आप सुनाना चाहे तो? नहीं, पकड़े इसलिए नहीं गए क्योंकि हमने तो घर में बता दिया था। पकड़े जाने की तो बात ही नहीं थी। इन्होंने अपने घर में बता दिया, मैंने अपने घर में बता दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का क्या रिएक्शन था? नहीं, मेरे इनके घर वालों का तो पॉजिटिव था, क्योंकि लड़की की उम्र हो रही थी और उनको शादी करनी थी, तो कमाऊ लड़का मिल रहा था, तो इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मेरे घर वालों को थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जो परिवार हैं, मध्य वर्गीय परिवार हैं, उसमें ये होता है कि अगर लड़की आपके घर में हो, बहन चाहे छोटी हो, तो उसको कहते हैं पहले इसकी शादी होनी चाहिए, फिर तुम्हारी करेंगे। तो वो एक समस्या आई थी, लेकिन उसको हमने रिजॉल्व कर लिया रिजॉल्व। धन्यवाद प्रताप जी। कमाऊ लड़का मिला है, बेकार के साथ किसको लड़की मिलती है? ये बताइए जरा, है कौन शादी करेगा बेकार के साथ? कोई नहीं करता। awesome, वैसे awesome, वैसे कुछ लड़कियां हैं जो प्रेम में पड़ के बेकार लड़कों के साथ भी शादियां कर लेती हैं। नहीं करनी चाहिए। so sweet, so देखना sweet. चाहिए कि क्या क्या कमाता है। लड़कियां होंगी जो सम्मोहन को प्यार समझ लेती है। लेकिन प्रेम होता है ना, प्रेम उसको देखता नहीं, मुश्किल ही है। हाँ, so sweet. मैम नीतू बोलो बोलो, पूछो आभा। मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर की कोई पोल खोली है जो हमें नहीं पता हो? सर की कुछ शरारतें, कैसे आपको ये तंग करते हैं? सर को वैसे ही तंग करती है जैसे हर पति करता है, और सर उतना सुख देते हैं मुझे जो हर पति नहीं देता। और पोल क्या खोलूं इनकी? पोल पोल नहीं खुलवानी चाहिए, पोल शब्द बहुत खराब है। तुम तो पोल खुलवा लो, अरे आपस में हो जाएगा। और पोल तो उसके लिए कुछ इतना बड़ा मेरे पास कारण भी नहीं है जो पोल खोलूं। हाँ, ये है कि कुछ चीजें लिखते हुए बहुत देर से पता लगती है, तब ये पता चलता है कि मैं तो कब से सोच रहा था, अब शुरू किया है मैंने लिखना, या मैं लिख चुका हूँ तुझे पता ही नहीं है। बाकी सर की वजह से हमारा पूरा परिवार बहुत मिला हुआ है, मेरे बच्चे भी और आगे उनके बच्चे भी। मतलब इस बात का क्रेडिट सर को, नाना जी को, दादाजी को देते हैं कि हमारे यहाँ ओपन, हम छिपाते नहीं भी। हाँ, बहुत देरी वो अगर 100% होगा तो होता है, अपना स्पेस होता है, ये होना चाहिए। वो शेयर नहीं करना चाहता उससे, अगर वो करता है तो वो रिच फील नहीं करता। तो ऐसी खास कोई नहीं है जिसमें मजा है, मैं क्या करूं? मैं बताता हूँ। देखो ऐसा है काजल की, हम ना मेरी आदत जैसे है, मैं शुरू में तो खैर थोड़ा बहुत ड्रिंक लिया करता था, लेकिन अब हमारा ये है कि मैं 2 ड्रिंक रोज शाम को लेता हूँ। मेरे जैसे खाना खाना ऐसे 2 ड्रिंक भी लेने हैं। मैडम भी मेरे साथ लेते हैं। तो हमने जब कईयों के लोगों के घरों में जाते हैं तो वो बड़े छुपा छुपा के, अगर पीनी तो है लेकिन छुपा छुपा के पीनी है, लड़के को पता ना चले, और लड़के को अगर चल भी जाए तो बेटी को तो बिल्कुल ना चले, कहीं किसी को पत्नी को ना चले। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा जो बेटा जब बड़ा हो रहा था, मैंने कहा जिस दिन तेरा मन करे मेरे साथ बैठ जाना, बैठ गया। इवन मेरे पास पोते हैं, पोते नहीं, पोता तो अभी छोटा है, जो मेरे नाती हैं, नाती बड़े हो गए, अब वो नाना जी आपके साथ ड्रिंक लेना, आओ बैठो। तो अब हमारा जब परिवार बैठता है तो बहुत सारे लोगों की नजरों में ये पियक्कड़ों का परिवार है, हम ये तो सब पीते हैं बैठ के। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पी के कोई ऊधम, एक मजे के लिए फैमिली बैठती है। देखिए किसी ने 1 ड्रिंक लिया, किसी ने 2 लिए, उसके बाद अपना खाना वाना खाया, मस्ती की, गाने वाने सुने, नाचे वाचे। तो एक पारिवारिक उसका उसका परिणाम ये है कि कोई भी बच्चा बाहर जाके इधर उधर उल्टा नहीं होता, गिरता या जाके और कोई गड़बड़ नहीं करता फिरता,
उसको पता है कि घर में जो है सुविधा है, घर में कोई रोक टोक नहीं है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई कोई रोज आधी बोतल पीकर रुकना है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं। लेकिन एक एंजॉय करने के लिए आप आराम से उसको, ये जो लोग पीने को बुरा समझते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग बड़े दुर्भाग्यशाली लोग, उनको पता ही नहीं है कि हर चीज का अपना आनंद होता है। आप नहीं लेते मत लीजिए, लेकिन जो लेते हैं उनकी निंदा क्यों करते हैं आप? ये उसी तरह से है कि जो कोई मांसाहारी जो है वो शाकाहारी को मजाक उड़ा रहा है, शाकाहारी मांसाहारी की निंदा कर रहा है। ये बड़ी छोटी मामूली बातें हैं, इन लोगों की मतलब परवाह नहीं करते और ना इन बातों पे ध्यान देते हैं। अपना जीवन अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, बस ये ध्यान रखते हैं कोई हमारी वजह से दुखी ना हो, परेशान ना हो। अच्छी बात ये है काजल, काजल जी मैम, खोलने की बात नहीं है ये, लेकिन जब हम दोनों बैठते हैं ड्रिंक के बाद में, जितनी अच्छी डिस्कशन उस वक्त होती है, सुबह शायद कम होती है। वेरी राइट, पता नहीं कहाँ हमारा मेरा जी, पोता जो है वो भी अभी पोता मेरा 8 साल का होने वाला है। अब जी, उसको जी। पता है कि शाम को दादाजी दादी जी दोनों बैठेंगे, 8 बजे बैठेंगे, तो वो 8 बजे अपना ड्रिंक निकाल के, कोल्ड ड्रिंक कोई फ्रिज से आके बैठ जाता है, हमारे साथ चीयर्स करता है, वो कोल्ड ड्रिंक पीता है, अपना टीवी देखता है, कोई बातें करते हैं। तो आप बताइए वो बच्चा कभी भी परिवार से बाहर जाएगा? अगर मान लीजिए कभी नहीं, उसका मन होता भी है लेटर एज में जाके, तो वो कहते हैं घर ओपन है, घर में कोई समस्या नहीं, वो क्यों जाएगा? ये जो एस्प्रे घूमते हैं, आप देखते हो गलियों में घूमते हैं, कोई सड़क किनारे खड़ा होके पी रहा है, नालियों में गिर रहा है, कोई गाड़ी में छुप के पी रहा है, कोई कहीं पेड़ के पीछे छुप के पी रहा है, क्यों? परिवारों में खुलापन होना चाहिए। आप उसको पीने को आप एक वो मत बनाइए कि व्यसन है, पीने को आप जोड़िए आनंद के साथ, तो देखिए फिर आनंद ही आनंद है। जी। नीलू जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने लिखा हाईली इंस्पायर्ड बाय मैम, शी इज नॉट ओनली ग्रेट राइटर बट अ ग्रेट मोटिवेटर टू। और मैं बिल्कुल इनकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, मैं बिल्कुल कहती हूँ कि मैम और सर दोनों दे आर रियली ग्रेट मोटिवेटर। और कमल कुमार वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं आपको। शालिनी मदान ने लिखती हैं कि हेलो मैम, आई एम देयर डॉटर शालिनी एंड एज अ पेरेंट एंड एज अ वंडरफुल कपल ऑलवेज हैड बीन इंस्पिरेशन फॉर मी। ये शालिनी ने लिखा है। और वो अरे बेटी है, जी बेटियां जी तो जी कहेंगी, बेटियां तो अच्छी, बहुत अच्छी बेटी है हमारी। सर, मैं काजल भी एक बोल और रही हूँ बात, कि सर मैं भी बोल रही हूँ यू आर द ग्रेट, मतलब मोटिवेटर तो है ही और वंडरफुल पर्सन। जी मैम, नहीं जी मैम। सर घर में एक ऐसा माहौल बनाया है कि हर बच्चा अपनी बात जो है बिना डर के रख सकता है और डिस्कस बहुत कर सकता है उसके दोनों पक्ष और विपक्ष के बिंदु, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो दामाद है। और दामाद को आकर भी वो इतना खुलीपन महसूस होता है, तो कहता है कि ये बंदिश नहीं है किसी तरह की, और अनुशासन भी है। हमारे घर में अनुशासन है, बंदिश नहीं है, लेकिन खुलापन है। और किसी की हिम्मत नहीं कि सर के साथ कोई हल्की बात करता है, लेकिन सर से सारे सब लोग चाहते हैं कि हमें वो सलाह दे, सलाह देंगे वो ठीक। बच्चे इस बात को मानते हैं तो माँ बाप तो बेटा खुश हो गई ना। क्या बात, मैं क्या बात। अभी प्रशांत सहगल ने लिखते हैं दादाजी आई एम वाचिंग योर शो। ओ बहुत ही प्रशांत सच। सहगल तो नहीं, ही इज माय सन। जी वो ओके उसने ओके दादा। पोते ने लिखवाया होगा, वो मेरे पोते ने, अयान ने लिखवाया होगा। वो अयान के पास अपना भी फोन नहीं है ना, ही इज टू स्मॉल, अभी छोटा है, जी तो उसको अभी जी। फोन हमने नहीं लेके दिया। मैम आपने पीठे चावल इतनी खूबसूरत रचना सुनाई, मैं चाहूंगी मैम एक रचना और सुनाइए अपनी लिखी हुई कोई कविता एक और। बहुत ही खूबसूरत था मीठे चावल। ये तो कविताएं, चलिए मैं आपको एक बहुत छोटी कविता सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है बेटा, और आपको सुनकर अच्छा लगेगा। इसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। जी मैम। टाइटल है उसका बेटा। जी कोख का सुख, कोख का सुख, लोक का सुख और परलोक का संभावित सुख, सभी कुछ पाया बेटा जना मैंने। आशीषों की वर्षा से भीग उठी मैं,
बेटा पा, बढ़ता रहा समय, बदलते गए कैलेंडर, बढ़ता रहा समय, बदलते गए कैलेंडर, और आज जब बाप का जूता पहना है उसने, खुश होने की जगह सहम गई हूं मैं सहम गई हूं मैं उसका बदलाव देखकर। आज जब बाप का जूता पहना है उसने, खुश होने की जगह सहम गई हूं मैं उसका बदलाव देखकर। किसने छीन ली है मुझसे उसकी छुअन। मैं हमेशा कहती हूँ जवान बेटा माँ का हाथ पसंद नहीं करता कि माँ पीठ पर हाथ फेरे, हाथ पीछे कर देता है वो। किसने छीन ली है मुझसे उसकी छुअन, क्या समय नहीं। एक सवाल पूछती हूँ आपसे, एक सवाल पूछती हूँ आपसे, बेटा बड़ा होकर आदमी क्यों बन जाता है। बेटा बड़ा होकर वाह, आदमी क्यों। बहुत बहुत ये बहुत खूबसूरत मैम, बहुत ही खूबसूरत कविता, बहुत मतलब थैंक यू। गूस बम्स हो गए मेरी कविता सुन के मैम, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। ये जानना चाहूंगी सर, कोई ऐसी किताब जिसने आपको बहुत इम्प्रेस किया हो, आपकी लिखी नहीं कोई भी किताब, आपकी जो फेवरेट बुक अगर जिसने आप पे बहुत इम्पैक्ट हाँ हाँ, डाला नहीं हो। बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी किताबें हैं। हाँ, वो बहुत जी जी। सारी बचपन में, जैसे मैंने जिस किताब ने मेरे पर बहुत इम्पैक्ट डाला वो स्वामी दयानंद सरस्वती का था, सत्यार्थ प्रकाश। उसने, जी मैं जी। वो बहुत पहले, मैं शायद 8th 9th क्लास में पढ़ता था तब पढ़ा था मैंने वो, और उसने मुझ हम्म पर बहुत असर डाला। और वहां हम्म। से एक, क्योंकि उसमें खंडन की प्रवृत्ति बड़ी प्रबल है, तर्क तर्क करने की प्रवृत्ति बड़ी प्रबल है, तो तर्क करने की एक जो शक्ति है, तर्क करने की जो समझ है, वो मुझे वहां से अर्जित हुई। और कुछ पिता के साथ भी, पिता से हुई। तो एक तो उसने किया, लेकिन बाद में मैं खुद ही उन चीजों को बहुत खंडित किया। मैंने उनको, सत्यार्थ प्रकाश की बहुत सारी बातों को खंडित किया कि ये बहुत सारी बातें आज जो है बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, आउट ऑफ डेट हैं। जब वो स्वामी दयानंद थे, उनको शायद उन चीजों का पता नहीं था। आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। तो एक तो मैं, लेकिन तब उसने असर डाला था। फिर जो जिन कविताओं ने मेरे पर असर डाला, जो बच्चन की कविताएं मुझे बहुत पसंद आती थी। गोपाल दास नीरज की बहुत अच्छी लगती थी मुझे, पर प्रसाद बहुत अच्छा लगता था। प्रसाद की कविताएं बहुत अच्छी लगती थी। तो वो मैं कविताएं, जब तक मैं 9वीं 10वीं क्लास तक आई, इनके जितना लिटरेचर है तब तक, बच्चन का था, प्रसाद का, महादेवी वर्मा, पंत, गोपाल दास नीरज, गोपाल दास नेपाली, सब पढ़ गया था, सब पढ़ गया। और उसके साथ साथ गुलशन नंदा, दत्त भारती, कुशवाहा कांत, सब ऐसे ऐसे पागलों की तरह से पढ़ता था। हर रोज एक किताब, दो किताब, एक किताब, दो किताब, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। लेकिन जो बांधती थी, जो गीत बांधते थे, वो मुझे बच्चन के गीत या नीरज के गीत जो है बांधते थे। और कविताएं मुझे जो है वो प्रसाद की बांधती थी, ये मतलब अच्छी लगती थी। अभी भी उनकी बहुत सारी कविताएं मुझे याद हैं। तो फिर कमानी पढ़ी, उनके जो कमानी ने बहुत असर डाला। थोड़ा और बड़ा हुआ जी तो गीता पढ़ी, गीता ने असर डाला। कर्मवाद बड़ा अच्छी फिलॉसफी लगती थी, लेकिन खुद ही बाद में जाके मुझे लगा नहीं, ये तो गलत फिलॉसफी है। फिर मैंने एक बड़ा अच्छा या खराब को एक लेख लिखा कर्मवाद के बहाने, जिसमें मैंने गीता की फिलॉसफी का खंडन किया कि ये कर्मवाद की फिलॉसफी ठीक नहीं है, ये स्टेटस को बढ़ावा देती है। यानी जो कर्म आपने किया वही फल मिलेगा, और ये करके आप गरीब को गरीब बनाए रखिए, अमीर को अमीर बनाए रखिए, को कुछ होना ही नहीं है। तो कर्म किए हुए थे, या आप कर रहे हैं तो कर्म किए हुए थे, कर्मों का खा रहे हैं। तो ये फिलॉसफी मुझे जी। ठीक नहीं लगती। तो उसके मैंने और भी बड़े तर्क दिए हैं। वो एक अलग तरह से, समय के साथ आदमी जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, कभी जो चीजें आपको बहुत प्रभावित करती हैं, वो फिर धीरे धीरे आपको आप उनसे उनको आउटग्रो भी करते हैं। अगर आप वहीं तक रह गए तो फिर वहीं तक रह गए, लेकिन आपका विकास ये है कि आप उन बातों को आउट ग्रो करें। सिर्फ ये नहीं कि आप, जी क्योंकि गीता कृष्ण के नाम पर चलती है और महाभारत का हिस्सा है, तो माथा टेकना टेकते रहो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब मैं उसको
उसके कर्मवाद को स्वीकार नहीं करता। इसी तरह से एक लियोन योरिस की किताब थी एक्सोडस, वो उसने मुझे बहुत मेरे पर असर डाला था। वो जो एमरजेंस ऑफ जो यहूदियों को जिस तरह से मारा गया और जो उन पर अत्याचार हुए पूरे यूरोप में, और जो नाजीज ने जिस तरह से किया, और फिर इधर जो उसके बाद जो रशियन रेवोल्यूशन पर मैंने जो किताब पढ़ी, बहुत सारा पढ़ा। तो इन सब किताबों का धीरे 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 बहुत सारी कई चीजों का असर होता रहा। और क्या बताऊं, बहुत सारी किताब। मैम आप बताइए, आपकी कुछ कोई ऐसी किताब जिसने आप पे बहुत इम्पैक्ट डाला हो? हाँ, एक किताब ने जो असर डाला वो मुझे आज भी मैं उसको 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ। वो है भगवती चंद्र वर्मा की चित्रलेखा। चित्रलेखा ने मुझ पर बहुत असर डाला और मैं कई बार उससे सहमत होती हूँ अपने आप, और कई बार असहमत होती हूँ। कई बार उनके प्रश्नों के उत्तर उनके पास नहीं होते, कई बार मैं अपने उत्तर ढूंढने के बाद मुझे लगता नहीं इसका उत्तर नहीं है। जैसे पाप और पुण्य में क्या फर्क, यहीं से ये किताब शुरू होती है। तो बड़ा मुश्किल है डिफाइन करना कि पाप क्या है पुण्य क्या है। आप मेरा भला कर दो, पुण्य पूरा पाप है, तो ये तो कोई परिभाषा, मतलब ये बंध नहीं सकता शब्द। शतशः कोई 100% ऐसी हो जाए पाप और पुण्य को परिभाषा आज तक नहीं मिली। इसके अलावा जैसे सर ने मुझे, जैसे मुझे गद्य काल बहुत पसंद था। उसमें मेरे प्रिय पोएट थे घनानंद, और घनानंद पे मेरा काम भी है, जबकि वो रिसर्च का विषय नहीं था मेरा, रिसर्च तो न्यू पोइट्री पर थी, लेकिन मैंने अलग से उस पर इंडिपेंडेंट काम किया। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आज भी अच्छे लगते हैं वो। और जिस तरह से, जितना गहराई से सूक्ष्म वर्णन उनका है नायिका के लिए, विरह का, संयोग का, वियोग का, समाज का, ब्रज भाषा में है, और मुझे बहुत प्रिय है घनानंद। और इधर जो हमारे छायावादी कवि है, निराला को आप कैसे भूल सकते हो। राम की शक्ति पूजा आजकल मंचन भी हो रहा है, और हमने पढ़ी भी डॉक्टर नगेंद्र से है। वो डॉक्टर नगेंद्र की आवाज जब गूंजती थी तो ऐसा लगता था कि राम रावण का युद्ध हो रहा है। मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने उनसे क्लास में पढ़ाने आते थे, और सारे लोग अलग अलग जगह से सारे सेक्शंस के वहीं इकट्ठे हो जाते थे। इतना अच्छा मतलब वो बोलते थे। तो ऐसी बहुत सी किताबें हैं, आप जी ने नाम लिया जिनका, तो प्रसाद है, महादेवी है। महादेवी की कई पंक्तियां आज आज भी काम आती है। तो कहते हैं जहाँ पर स्वर्ग में राम लोका लोक मिलेगा, रहने दे ओ देव रे मेरा का अधिकार। तो जो परिवर्तन में सौंदर्य है तो कर्म में नहीं है, तो जाएगा ही नहीं, देख देख कर दूर हो जाओ। तो ऐसी चीजें हैं, उसके उनसे लगाव रहा मेरा। पर आज भी हाथ में जो किताब आती है मैं उनको पढ़ती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक पढ़ा है मीरा याज्ञनिक की डायरी। वो जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है उसको लेकर उन्होंने एक बहुत अच्छा विश्लेषण किया। तो ऐसे हमारे यहाँ उपहार जो है लेकर आओ, हर कोने में किताबें मिलेंगी। तो अब ये मुश्किल है कहना कि किसका असर ज्यादा है। एक उम्र में जो असर पड़े वो तो याद है, लेकिन हम रोज नई चीज पढ़ने से नया कुछ सीखने को मिलता है, नया कुछ जानने को मिलता है। जी सर, जम्मू से राइटर हैं विक्रम शर्मा, वो 2G है वहां पे, इसलिए वो यहाँ जुड़ नहीं पा रहे हैं। सर वो जुड़ नहीं पाए 2G की वजह से, लेकिन उन्होंने सवाल भेजा है आपके लिए। वहाँ जम्मू में 2G है इसलिए उनका नेट का इश्यू है, लेकिन सवाल उन्होंने भेजा, वो यहाँ चाहते थे आना, लेकिन उन्होंने ये सवाल भेजा है कि एक जो राइटर है, हाउ शुड मेक ही शुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल विद एनी आइडिया ही वांट्स टू कन्वर्ट इनटू अ प्ले। कोई भी आइडिया जिसको कन्वर्ट करना चाहते हैं प्ले में, तो कैसे कंफर्टेबल रहे उसके साथ, वो क्या करें? विक्रम जी, सवाल वैसे ही तो बड़ा पर्सनल सा है, क्योंकि ये कंफर्टेबल जरूरी नहीं कि आप हर आइडिया के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएं। सर उन्होंने मेंटल ब्लॉक की भी बात की है। इन्होंने मेंटल ब्लॉक की भी बात की है, मेंटल ब्लॉक की भी बात की है कि कुछ डिस्टर्बिंग सर्कमस्टांसेस जो आते हैं तो मेंटल ब्लॉक हो जाता है, तो उससे कैसे निपटना चाहिए। ये 2 सवाल उन्होंने भेजे हैं। मेंटल ब्लॉक कई बार हो जाता है। तो पहले तो जो ये कह रहे हैं कि जो आइडिया है
किसी आइडिया को प्ले में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप हर आइडिया को प्ले में कन्वर्ट करें ही। अगर वो आइडिया आपकी पर्सनैलिटी के साथ, आपकी सोच के साथ कहीं नहीं जा रहा है, ना उसके इधर ना उधर, या उसके डिफरेंट डायमेंशंस आपको नहीं मिल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उस पर काम करें। लेकिन अगर आप वो आपको लग रहा है आपके कहीं व्यक्तित्व का कहीं कहीं जाके टच कर रहा है, तो उसके बारे में चीजें पढ़ना, उसके बारे में और जो डिफरेंट डायमेंशंस देना, या उसकी कोई जगह जुड़ी हो तो उस जगह को विजिट करना, या कोई लोग हों तो उनको जाके मिलना, उनसे इंटरव्यू करना, तो फिर चीजें अपने आप खुलना शुरू हो जाती हैं। और ये मेंटल ब्लॉक जो होता है, ये तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम, लेखकों की होती ही है। और उस स्थिति में मुझे लगता है कुछ दिन जो है लिखना बंद करके पढ़ते रहना चाहिए, या घूमने निकल जाना चाहिए, हाँ, या मोहब्बत करनी चाहिए। वो अपने आप खत्म हो जाएगा क्योंकि ये है मेंटल ब्लॉक होता है। तो इसलिए उनको आप डाइवर्ट करिए, आप कहीं घूमने निकल जाइए, या जहाँ भी आपका प्रेम है वहाँ थोड़ा प्रेम करिए, और या कुछ ऐसा पढ़िए जो आप बहुत दिनों से छूटा हुआ है, तो आप देखेंगे कि वो आपका खत्म हो जाएगा, मेंटल ब्लॉक निकल जाएगा। सर चलते चलते एक सवाल पूछना चाहूंगी, यंग परफॉर्मिंग आर्ट से जो यंग जनरेशन जुड़ी हुई है, या जो लेखन के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं, या आप नाटक से भी जुड़े हुए हैं, तो आप क्या सजेशन देंगे, आप क्या मैसेज देंगे उनको? मैं तो ये कहता हूँ हमेशा, जो भी मेरे पास आता है कि सर मैं नाटक लिखना चाहता हूँ, मैं उससे पहला सवाल यही पूछता हूँ कि आप नाटक क्यों लिखना चाहते हैं, या आप लिखना ही क्यों चाहते हैं? अरे बहुत लोग लिख रहे हैं, आप क्यों लिखना चाहते हैं? पढ़िए। तो मैं ये मानता हूं कि लिखने के पीछे कम से कम कोई एक कारण होना चाहिए। दो बातें, या तो आप उस सब्जेक्ट पर लिखिए जिस पर किसी ने ना लिखा हो अभी तक, आपकी जानकारी में अगर ढूंढ लीजिए, अगर नहीं लिखा तो उस सब्जेक्ट को उठाइए, और या अगर उस पर लिखा गया है तो आप उसी सब्जेक्ट पर इस तरह से लिखिए कि उस तरह से किसी ने ना लिखा हो। यानी या तो आपके पास शैल्पिक विन्यास का कमाल होना चाहिए, और या आपके पास कंटेंट के लेवल पर कुछ एकदम बिल्कुल नया होना चाहिए कहने का। तो कहना और कहने का तरीका, अगर ये दोनों में से आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, अभी आपने उनमें से कुछ भी अर्जित नहीं किया है, तो बेहतर है कि आप पहले कुछ दिन पढ़ें, फिल्में देखें, नाटक देखें, बहसों में हिस्सा लें, फिर आप लिखने बैठें। और क्योंकि अच्छा, कविता तो नहीं मानती, कविता तो ऐसे दबाव से आती है कि वो तो नहीं मानती। कविता आप लिखना चाहते हैं जरूर लिखिए, लेकिन मैं खासतौर पर नाटक की बात कर रहा हूँ। नाटक एक ऐसी विधा है जिसके लिए आपको एक तैयारी की जरूरत है, और वो तैयारी आपको बिना पढ़े हुए, बिना घूमे हुए, बिना थोड़ी ठोकरें खाए हुए, बिना रंगमंच से जुड़े हुए, वो तैयारी आपकी होगी नहीं। इसलिए आप जल्दबाजी नहीं, मैं यही सवाल पूछता हूँ, तो उनको यही करें कि जुड़ें, और किसी अगर रंग मंडली से जुड़ जाए ना, जो कोई अच्छा निर्देशक को, कोई अच्छी रंग मंडली हो, तो उससे जुड़ने से बड़ा लाभ होता है। क्योंकि जब वहाँ स्क्रिप्ट रीडिंग होती है और जो पता लगता है क्या किस किस तरह से बातें होती हैं, तो आप अपने आप ही, आपको पता नहीं चलता, आप सीखते चले जाते हैं। तो एक प्रोसेस है सीखने का। आप भाषण से नहीं सीख सकते, आप करके सीखते हैं। नाटक तो है कि आप उसमें घुस के सीखते हैं, करके सीखते हैं। आपको कोई लाख समझाता रहे कि एक्टिंग ऐसी की जाती है, जब तक आप करेंगे नहीं सीखेंगे कैसे? तो ऐसे ही लिखना भी ये है कि जब तक आप लिखेंगे नहीं सीखेंगे कैसे? लिखेंगे कब? लिखेंगे तब जब आप लिखने की तैयारी हो जाए कि आप लिखना क्यों चाहते हैं, इसका जवाब पहले ढूंढ लीजिए, और आप आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ ये बात है, ऐसे ये बात पहले किसी ने नहीं कही, जरूर लिखिए, या इस तरह से नहीं कही, जरूर लिखिए। जी सर जब नाटक लिखते हैं सर जब नाटक लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि युद्ध से लौट रहे हैं, इतना इनका उद्वेलन होता है। मतलब मैं दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ, बहुत ज्यादा अपने आप से लड़ते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को वो लिखने के बाद उसको खारिज करते हैं, फिर उसको करते हैं। उस तरह से इतनी
जब ईमानदारी से, जेन्युइननेस से आप मेहनत से किसी सपने में घुसते हैं, हर खोजबीन करते हैं और फिर भी अपना लिखा हुआ खारिज करके खुद ही उसमें बेहतर की तरफ जाएंगे तो कोई चीज क्यों नहीं अच्छी। तो मैं इसके सामने हूँ, गवाह हूँ इस चीज की। बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी ऐसा देखा हुआ है। मेरे पापा जब लिखते थे वो अपने आप को बंद कर देते थे एक कमरे में और कोई वहां अलाउड नहीं होता था। तो मुझे जैसे लगता है कि थिएटर इज मेडिटेशन होता है। तो मुझे ये भी लगता है कि राइटिंग इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। क्या कहेंगे सर? नहीं, लिखना ही मेडिटेशन है। लिखना ही, जब आप लिखने बैठते हैं, यू आर कट ऑफ विद द गॉड, विद द वर्ड। कि जब आप लिखने की तैयारी करें तो हर तरह का अनुभव लें, इधर उधर जाएं, लोगों से बतियाएं, सब करें। लेकिन जब आप लिखने बैठें तो बिल्कुल अकेले हो जाएं। बिल्कुल अकेले हो जाएं, बिल्कुल कमरे बंद करके अपने आप को अकेला कर लें। बल्कि कई बार तो ऐसा भी होता है, इतनी एकाग्रता हो जाती है, कमरा खुला है तो खुला रहे, कोई बात करता है तो करता रहे, कई बार पता ही नहीं चलता। आप लगे हुए हैं। तो जब जो ही आपकी एकाग्रता भंग होती है, फिर आप कहते हैं शोर क्यों मचा रहे हो। पहले पता ही नहीं चलता। तो वो, लेकिन उस स्टेज तक आने में तो थोड़ा आपको वक्त लगता है। तो लिखना एक ऐसा प्रोसेस है जो तुरंत अर्जित नहीं होता। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। पता ही नहीं चला वक्त का। एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप यहाँ हमारे रूबरू के मंच पर आए और सबके साथ अपनी इतनी इंस्पिरेशनल बातें शेयर की। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू काजल, थैंक यू काजल, और सबको, आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, शुड आई लीव? जी सर, जी बिल्कुल, थैंक यू। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि हमारे साथ कल जो सेलिब्रिटी जुड़ेंगे, तन्वी डार, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और डोगरी फिल्में बनाई हैं उन्होंने, बहुत काम किया है डोगरी फिल्मों को लेकर। उनकी डोगरी फिल्में इंटरनेशनल लेवल तक गई हैं, उनको बहुत एक रिकग्निशन मिली है और एक दादा साहब फाल्के जो अवार्ड उसके लिए भी उनको इंट्रोड्यूस किया गया था उनकी फिल्म को। तो कल हमारे साथ 7 बजे जुड़िएगा। हमारे साथ होंगे जम्मू कश्मीर से तन्वीर डार। और अभी आभा जो हमारी टेक्निकल टीम की है, मैं उसको कहूंगी कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो आभा आइए और हमारे साथ यहाँ कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर आकर कहिए। कल आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, कल शाम को 7 बजे हमारे एक नई शख्सियत के साथ। आभा मैम मैं विजिबल हो रही हूँ? नेटवर्क का इशू हो रहा है शायद। कोई नहीं, हम आवाज से काम चला लेते हैं। मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारी शॉर्ट फिल्म मंटो नामा फेस्टिवल की सब सैंडल रिलीज हो चुकी है यूट्यूब पेज पे रूबरू के, तो आप जाइए देखिए। साथ ही साथ हर फ्राइडे एक नई शॉर्ट फिल्म रिलीज होती है। हमारा हर रोज शख्सियत चलता है फेसबुक पेज पे 7 बजे, वो देखे। साथ ही साथ जो भी हमारी हर फ्राइडे को शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई है उसका टॉक विद द कास्ट होता है इंस्टाग्राम पे, रूबरू के पेज पे 7 बजे संडे को। तो उसमें भी आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। साथ ही साथ जुड़िएगा और जी साथ ही साथ रूबरू जो वर्कशॉप कर रहा है, एक्टिंग थिएटर वर्कशॉप, उसका पहला बैच सक्सेसफुली हो चुका है और हम दूसरा बैच भी लेके आ रहे हैं। काजल मैम आप बताइए। जी, अभी हम उसकी बात नहीं करते हैं। अभी हम बस इतना कहते हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। शख्सियत के साथ जुड़िए और जो हमारे साथ शख्सियत जुड़ती रही हैं, पूरा जो प्रोसेस है शख्सियत का, जिसमें हमारे साथ नई नई सेलिब्रिटीज आती हैं, उनसे जुड़िए। और मंटो नामा जो हमने मंटो की शॉर्ट फिल्म का एक फेस्टिवल शुरू किया है, जो घर बैठे ही सबने शूट किया, उसको देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसे कि आभा ने बताया कि आज हमने एक और फिल्म रिलीज की है, सब सैंडल, जो मंटो साहब की कॉमेडी फिल्म है, उसको जरूर देखिएगा। और हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा और कल हमसे जरूर जुड़िएगा शख्सियत के एक नए अंक में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।